नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए हिंदी के 100 प्रश्नों की महामैराथन और यह रिवीजन क्लास की महामैराथन का पार्ट सेकेंड है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिए, अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमें दे रखा है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प है और वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द बताना है। तो पहला विकल्प जो है यह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो पहला प्रश्न का पहला उत्तर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में कारक है। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो लड़का पेड़ से गिरा मतलब लड़का पेड़ से अलग हो गया है और अलग होने की स्थिति में अपादान कारक हो जाएगा। विकल्प सी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज, इस कहावत का अर्थ क्या होगा? तो एक पंथ दो काज, इसका अर्थ हो जाएगा एक साथ दो काम होना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 4, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 5, डिबिया शब्द में प्रत्यय है। डिबिया शब्द है और इसमें प्रत्यय बताना है। प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। तो डिबिया शब्द में प्रत्यय या प्रत्यय है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? साथियों बताना है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जगन्नाथ शब्द किस संधि का उदाहरण है? जगन्नाथ शब्द का यहाँ पर बताना है कि यह शब्द किस संधि का उदाहरण है। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि जगन्नाथ शब्द का विग्रह क्या, संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये हो जाएगा जगत धन नाथ, और जगत धन नाथ यहाँ पर हलंत देखकर आप इसमें व्यंजन संधि बता देंगे जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 8, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 8 है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो विशेषण कहा जाता है। विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 9 है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से है? तो हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह 2 है। आयोगवाह वर्ण 2 है, अम और अह। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द अग्रज हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 पर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में से कौन से भाववाचक संज्ञा है? 4 विकल्प में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी में बीमारी शब्द जो है यह आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो चारों विकल्प में से मुंह शब्द जो है यह आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि इसका तत्सम शब्द क्या होगा तो मुंह का तत्सम शब्द मुख हो जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? हमें बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे। तो इसका राइट आंसर सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब कब मिला था ये भी अगर पूछा जाए तो 1968 में मिला था। कौन सी रचना के लिए मिला था? तो यह भी आपको याद रखना है। चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था। अगला प्रश्न है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो युधिष्ठिर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। आचार का विलोम शब्द है। आचार शब्द का यहाँ पर आपको विलोम शब्द पूछा है तो आचार का विलोम शब्द अनाचार हो जाएगा। विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द है? बादल का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो नीरद शब्द जो है यह बादल का पर्यायवाची शब्द रहेगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 17, बेइंसाफी शब्द में क्या उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के आगे लगते हैं। तो बेइंसाफी शब्द में उपसर्ग बताना है, तो बे इसमें उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निर्गुण का सही संधि विच्छेद होगा। निर्गुण शब्द का यहाँ पर हमसे संधि विच्छेद पूछा है, तो निर्गुण शब्द का सही संधि विच्छेद निह धन गुण। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें संधि पूछी जाए तो इसमें संधि विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। अगला प्रश्न है, अहा आप आ गए। अहा आप आ गए वाक्य में अहा शब्द क्या है? तो अहा शब्द यहाँ पर अव्यय हो जाएगा। विकल्प सी हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 21, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पर हमें शब्द दे रखा है चौराहा, और इसमें बताना है कि इसमें कौन सा समास होगा। तो यहाँ संख्या आ रही, इस कारण से इसमें द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा इसके रचिता कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा इसके रचिता गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन कंठ ध्वनियां है? तो कंठ ध्वनियां के अंतर्गत क वर्ग आता है, तो क और ख यह कंठ ध्वनियां हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पर चार विकल्प में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो ऑप्शन बी में विशेष शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 25, आशीर्वाद। आशीर्वाद शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो आशीर्वाद शब्द का सही संधि विच्छेद होगा साथियों, आशीह धनवाद बराबर आशीर्वाद। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें संधि विसर्ग देखकर आप इसमें विसर्ग संधि बता देंगे, जो कि बिल्कुल सही संधि हो जाएगी। अगला है, किसी वस्तु को गलत समझ लेना है। किसी वस्तु को गलत समझ लेना यह क्या है? संदेह है, संशय है, भ्रांति है या फिर अज्ञान है? तो किसी वस्तु को गलत समझ लेना साथियों भ्रांति हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्या हो जाएगा। विकल्प बी हमारा राइट आंसर रहेगा। माथा ठनकना। माथा ठनकना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो माथा ठनकना इस मुहावरे का अर्थ होगा अनिष्ट की आशंका होना। विकल्प सी राइट आंसर रहेगा। अगला है, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते साथियों प्रश्न संख्या 30 की ओर। इसमें दे रखा है, जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो। जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहां कौन सा अलंकार माना जाता है? तो जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहां पर आपका अर्थालंकार माना जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, शिक्षक शब्द का बहुवचन होगा। शिक्षक शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा साथियों? तो शिक्षक शब्द का बहुवचन शिक्षक गण हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में हमको बताना है, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? कामायनी। कामायनी जो रचना है यह मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगर पूछा जाए कामायनी किसकी रचना है, तो यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। यह भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कंगन का तत्सम रूप क्या है? निम्न में से कंगन शब्द का तत्सम रूप बताना है, तो कंकण इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते साथियों प्रश्न संख्या 34, वह मुझसे अलग रहता है। वह मुझसे अलग रहता है यह कौन सा कारक है? यहाँ कौन सा कारक है? तो वह मुझसे अलग रहता है, यहाँ पर अलग होने की बात हुई है, तो अपादान कारक हो जाएगा। विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, वर्णों के उस समूह को
जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है? तो वर्णों के उस समूह को जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसको क्या कहा जाता है? तो शब्द कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। अनुरूप का विलोम शब्द है। अनुरूप शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुरूप का विलोम शब्द प्रतिरूप हो जाएगा। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। बिना पढ़ा हुआ अंश, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? तो बिना पढ़ा हुआ अंश इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो अपठित हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 38। चेहरे की हवाइयां उड़ना का अर्थ क्या है? चेहरे की हवाइयां उड़ना, इसका अर्थ होगा घबरा जाना। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होगा। ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए आगे बढ़ते साथियों प्रश्न संख्या 40 की ओर। प्रश्न संख्या 40 है भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण किया जा सकता है। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर इस प्रश्न का रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। शिखा शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। शिखा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पहाड़ी हो जाएगा। विकल्प बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम शब्द है और इसमें बताना है कि प्रत्यय क्या होगा। तो अंतिम शब्द में साथियों इम प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है किस वाक्य में पूर्वकालिक, यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर चार विकल्प में से, चार वाक्य में से आपको बताना है कि किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या होता है? एक कार्य करके तुरंत दूसरा कार्य करना। तो ऑप्शन ए में देखिए राधा ने स्नान करके भोजन किया, मतलब स्नान करके उसने भोजन किया। इस कारण से यहाँ पर ऑप्शन ए पूर्वकालिक क्रिया का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। बर्बर शब्द का सही विलोम शब्द है। बर्बर शब्द का यहाँ पर सही विलोम शब्द बताना है। तो बर्बर शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों? सभ्य हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें अनौपचारिक कथन कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। धुंधला शब्द है, इसमें प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? तो धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय ला प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। निराशा, निराशा शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। निराशा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निराशा शब्द का सही संधि विच्छेद निह धन आशा बराबर निराशा, और इसमें जो संधि होगी साथियों वह विसर्ग संधि हो जाएगी। यह भी आपको याद रख लेना है। अगला है जहां सृष्टि होगी वहां खालिस्तान भी होगा। तो जहां सृष्टि होगी वहां प्रलय भी होगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है उसने चाकू से फल काटे। उसने चाकू से फल काटे, इसमें कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ रहेगा। प्रश्न संख्या 50। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आजादी हो, यही आवश्यक है। इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है जिसकी गर्दन सुंदर हो। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सुग्रीव। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? मतलब किस शब्द में एक भी मात्रा नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी में जो शब्द दे रखा है इसमें एक भी मात्रा नहीं है, इसलिए विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 53। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों जब भी दो वाक्य के बीच में आपको किंतु, परंतु, लेकिन ऐसे शब्द दिखाई दे वहां पर आपको संयुक्त वाक्य बताना है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा।
अगला प्रश्न है अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द है, इसमें उपसर्ग बताना है, तो अभ्यागत शब्द में अभी उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न है निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया कहाँ होगी? जहां पर कार्य स्वयं न करते हुए दूसरे से कार्य करवाया जाता है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया। तो ऑप्शन ए में वह सीता से पत्र लिखवाती है, मतलब स्वयं न लिखते हुए दूसरे से कार्य करवाया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आकाश पाताल का अंतर। आकाश पाताल का अंतर, इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। आकाश पाताल का अंतर, इस मुहावरे का अंतर अर्थ क्या हो जाएगा? तो बहुत मेहनत करना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है मजिस्ट्रेट शब्द है। मजिस्ट्रेट शब्द कैसा शब्द है? तो साथियों मजिस्ट्रेट शब्द आपका विदेशज शब्द है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकलती है। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो जब कम श्वास निकलती है उसको अल्प प्राण कहा जाएगा, और अगर पूछा जाए अधिक श्वास निकलती है तो वहां पर महाप्राण रहेगा। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। अगला है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद? तो 4 भेद। पहला आपका तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा विदेशज और चौथा देशज शब्द। इस प्रकार से 4 शब्द के भेद है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संबंध आपका इलाहाबाद से हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस गीत के रचिता कौन है? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस गीत के रचिता श्यामलाल गुप्त पार्षद। ऑप्शन सी राइट आंसर हमारे इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपकी यात्रा शुभ हो। आपकी यात्रा शुभ हो, वाक्य कौन सा वाक्य है? तो आपकी यात्रा शुभ हो यह आपका इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 64 है निषेध का विलोम शब्द है। निषेध शब्द है और इसका यहाँ पर विलोम शब्द बताना है, तो विधि इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। अनश्वर, अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य बताना है। अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? तो नष्ट न होने वाला। नष्ट न होने वाला, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ रहेगा। प्रश्न संख्या 66 देशभक्ति शब्द में कौन सा समास होगा? देशभक्ति शब्द में कौन सा समास होगा? तो देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति, और यहाँ कारक चिन्ह के लिए आया इसलिए तत्पुरुष समास इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ रहेगा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? यहाँ पर आपको 4 विकल्प दे रखे, 4 शब्द है, इसमें से कौन सा शब्द आपका क्रिया विशेषण है? तो तेज शब्द यह आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। साधु शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। साधु शब्द का यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? साध्वी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भाषा बुद्धि का एक उपकरण है। भाषा बुद्धि का एक उपकरण है, यह किसने कहा है? तो यह अज्ञेय ने कहा है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब रहेगा। कमजोर का समान अर्थ देने वाला शब्द है। कमजोर का समान अर्थ देने वाला शब्द क्या हो जाएगा? तो दुर्बल हो जाएगा। विकल्प सी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है मुद्री का तत्सम रूप बताना है। मुद्री शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो मुद्रिका हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बताना है। तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द जितेंद्रिय हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73 दाड़िमप्री। दाड़िमप्री का एक अर्थ है, तो दाड़िमप्री का एक अर्थ तोता है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्राक्तन, इस प्रकार से लिखा हुआ है ये प्राक्तन, इस शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प है। तो प्राक इसमें उपसर्ग है और तन एक मूल शब्द है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? हमें बताना है
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो बीज वपन काल की संज्ञा दी है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न संख्या 75 का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो ध्वस्त हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, चंदायन के रचिता है? तो चंदायन के रचिता मुल्ला दाऊद है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिओम शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर हरिओम व्यक्ति का नाम है, इस कारण से इसमें जो संज्ञा होगी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। घना शब्द का विशेषण शब्द क्या है? घना शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो घनघोर हो जाएगा। विकल्प बी इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, माली ने पौधे को पानी दिया। माली ने पौधे को पानी दिया, इस वाक्य में कारक है। इस वाक्य में हमको कारक बताना है। तो माली ने पौधे को पानी दिया, इसमें कारक जो होगा वो कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऐच्छिक का विलोम शब्द है। ऐच्छिक का विलोम शब्द बताना है। तो ऐच्छिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ऐच्छिक का विलोम शब्द अनिवार्य रहेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तरणी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो तरणी शब्द का पर्यायवाची शब्द साथियों सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? पहला है नगर, जयपुर, यह जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का सही युग्म है। बी दे रखा है कुत्ता और पिल्ला, तो देखिए यह जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का गलत युग्म हो गया है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उन्मूलन का विलोम शब्द है। उन्मूलन शब्द का यहाँ पर आपको विलोम शब्द बताना है। तो उन्मूलन शब्द का विलोम शब्द रोपण हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है? दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? नंदनी, आत्मजा, भार्या या कन्या। तो इन चारों विकल्प में भिन्न अर्थ वाला शब्द आपका भार्या हो जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो साथियों द्विवेदी युग का नामकरण जो किया है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कान का कच्चा होने का अर्थ है। कान का कच्चा होने का अर्थ क्या होगा? तो सुनी बात पर विश्वास करना, यह कान का कच्चा होने का अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 88, मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शापक होगा, शिखी होगा, विभावरी या मत्स्य। तो मत्स्य शब्द इस मीन का पर्यायवाची शब्द रहेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो यहाँ पर साथियों बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जवाब आपको क्या करना है? कमेंट करके देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 90 की ओर। प्रश्न संख्या 90 है, आगे कुआ पीछे खाई। आगे कुआ पीछे खाई, इसका अर्थ क्या है? तो आगे कुआ पीछे खाई इसका अर्थ हो जाएगा दोनों ओर मुसीबत। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, स्वयंवर। स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? स्वयंवर शब्द में हमें यहाँ पर उपसर्ग बताना है। तो यहाँ पर देखिए वर एक मूल शब्द है, इसके आगे स्वयं एक उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह बताना है। इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह क्या होगा? मध्वा, पुरंदर, शचीपति, वासव, ये सारे इंद्र के पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है। तो रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। स्त्री पुरुष। स्त्री पुरुष शब्द में प्रयुक्त समास है। यहाँ पर दोनों पद प्रधान है, इस कारण से स्त्री और पुरुष दोनों पद प्रधान होने के कारण इसमें जो समास होगा साथियों वह कौन सा समास हो जाएगा? तो स्त्री पुरुष शब्द में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्शा शब्द है। रिक्शा शब्द कैसा शब्द है?
तो साथियों रिक्शा शब्द आपका जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। नाक रगड़ना, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? तो नाक रगड़ना का अर्थ हो जाएगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 97। इसमें दे रखा है प्रताप को प्रताप उच्चारण करना कौन से प्रकार के अशुद्ध उच्चारण का भेद है? तो यह स्वरालाप है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 98। इसमें दे रखा है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर साथियों यह शब्द के आगे आधा त देखकर आप इसमें यण संधि बता देंगे तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको इस प्रकार का शब्द दिखे य, र, ल और व, इनके आगे यदि आधा वर्ण आपको दिखे तो वहां पर आपको यण संधि बता देना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 99। प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए अभ्यास होना चाहिए, परिशिष्ट होना चाहिए, पाठ का सार या फिर प्रस्तावना? तो साथियों प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में प्रस्तावना होनी चाहिए। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। और साथियों आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 100। पापड़ बेलना, पापड़ बेलना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो पापड़ बेलना इस मुहावरे का अर्थ साथियों मुसीबत उठाना हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। तो साथियों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के 100 प्रश्नों का रिवीजन किया और यह महामैराथन 100 प्रश्नों के रिवीजन का पार्ट नंबर 2 है। यदि आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप इसके पहले पार्ट को भी देखकर रिवीजन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी साथियों तक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।